गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेफ टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपरा रूल नंबर 38 की। पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 की सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के रूल का टॉपिक और टाइटल है एक्सेप्टेंस ऑफ बिड्स। अब तक हमने कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया है, फ्रॉम प्लानिंग टू अप टिल नाउ। नाउ वी आर एट अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब तमाम पॉलिसीज वगैरह के और तमाम रूल्स के साथ उस वो बिड मोस्ट एडवांटेजियस बिड डिक्लेयर हो चुकी होती है और किसी किस्म का कोई पॉलिसीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। सो उसके बाद उस बिड को अवार्ड करना होता है कॉन्ट्रैक्ट। बिड ओपनिंग को हमने डिटेल में पढ़ा, एडवर्टीजमेंट को भी हम तफसील में पढ़ा, एवेल्युएशन क्राइटेरिया को हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि रिजेक्शन ऑफ बिड्स किन सिनेरियोज में होती है, और फिर हमने फर्दर आज की वीडियो में ये देखना है कि किन सूरत हाल में आपने क्या क्या चेक्स लगा के ये कंफर्म करना है कि ये बिड अवार्ड के काबिल है, और फिर फर्दर अवार्ड की क्या मेथडोलॉजीज हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को या सप्लायर्स को। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहाँ पे हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे केस स्टडीज वगैरह के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। सो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपनी कम्युनिटी में। सो जिस तरह मैंने कहा, आज का रूल पेपरा रूल नंबर 38 है। याद रखें कि हम फेडरल पेपरा, पाकिस्तान फेडरल पेपरा की रूल्स की बात कर रहे हैं और लेटेस्ट वर्जन 2026 में जो भी अमेंडमेंट्स अभी तक आई हैं उन सबको हमने कवर किया है, और ये रूल्स इशू हुए थे 2004 में। सो एक्सेप्टेंस ऑफ बिड्स जो है आज का हमारा जिस तरह टॉपिक है, या अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, काफी क्रूशियल स्टेज है जिसके ऊपर हमने एक दफा फिर तमाम चेक्स अप्लाई करने हैं बिफोर इशुएंस दी वर्क ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट जो हमने देना है। और इट डिफाइंस दैट हु शुड विन एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। सो किसने विन करना है और किन कंडीशंस में। पहले सिर्फ ये लोएस्ट बिडर की बात करते थे, लेकिन अभी हमने काफी डिटेल में इसको पढ़ लिया है कि ये मोस्ट एडवांटेजियस बिड की बात हो रही है, कि वो विन करेगा जो मोस्ट एडवांटेजियस बिड होगा। आज की वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मोस्ट एडवांटेजियस बिड किसको कहते हैं, कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस क्या है, और बिड वैलिडिटी का इसमें क्या रोल होता है, या आपने बिड वैलिडिटी के बाद एक्सटेंडेड बिड वैलिडिटी पीरियड भी किस तरह करना है और उसका क्या रोल है। लीगल कंप्लाइंस और ऑडिट कंप्लाइंस वगैरह को हम देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स प्लस केस स्टडीज भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्ट वर्डिंग इस रूल की क्या है अंडर पेपरा रूल्स 2004। ये एक नया टॉपिक है जिसको एक्सेप्टेंस ऑफ बिड एंड अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट का नेम दिया गया है। अब तक हमने जो पिछले टॉपिक पढ़े थे 37 ए तक, तो उसमें हमने एवेल्युएशंस की बात की थी और रिजेक्शंस वगैरह, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग, उस स्टेज की बात की थी। और यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि जिसमें हम अवार्ड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, और फर्दर फिर अवार्ड के साथ साथ जुड़ी हुई तमाम गारंटीज, परफॉर्मेंस गारंटीज, एडवांस पेमेंट वगैरह, उस उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या क्या लवाजमात है और उसके फर्दर अवार्ड के बाद के क्या स्टेप्स हैं। हमारे साथ रहिए और तमाम वीडियोस को प्लेलिस्ट में मुकम्मल एंड तक देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक जामे तरीके से डेवलप हो। Acceptance of bids, the bidder with the most advantageous bid, if not in conflict with any other law, rules, regulations, or policy of the federal government, shall be awarded the procurement contract within the original or extended period of bid validity. ऐसा बिडर जिसकी मोस्ट एडवांटेजियस बिड हो, और वो किसी भी दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में किसी रूल के साथ, किसी रेगुलेशन के साथ, किसी पॉलिसीज के साथ फेडरल गवर्नमेंट की वो कॉन्फ्लिक्ट ना कर रहा हो, सो दैट विल बी अवार्डेड द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट उसको अवार्ड होगा विद इन दी ओरिजिनल और एक्सटेंडेड वैलिडिटी पीरियड। अगर आपने बिड वैलिडिटी पीरियड ओरिजिनल के अंदर हैं तब भी अवार्ड करेंगे, और अगर आपने एक्सटेंशन दी है या एक्सटेंशन उन्होंने एग्री की है कॉन्ट्रैक्टर्स ने, उसके अंदर भी रहते हुए आपने अवार्ड करना है।
याद रखें कि उसके बाद फिर बिड्स लैप्स हो जाती हैं या एक्सपायर हो जाती हैं। सो मेक श्योर कि आप जब अवार्ड कर रहे हैं तो आपका बिड वैलिडिटी पीरियड इज स्टिल एक्टिव, और आपकी बिड सिक्योरिटीज जो भी उन्होंने दी हैं वो भी आपके पास एक्टिव हालत में मौजूद हैं। सो एक्सेप्टेंस, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट वर्डिंग हमने पढ़ ली। मोस्ट एडवांटेजियस हो, कंप्लाइंस विद लॉ हो, और अवार्ड विद इन दी बिड वैलिडिटी पीरियड, ये तीन किस्म की शराइत हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है अवार्ड का? मोस्ट एडवांटेजियस बिड का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी बिड जो कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियली सबसे लोएस्ट हो, बल्कि आपने क्वालिटी, टेक्निकल क्वालिटी, उसकी फाइनेंशियल ऑफर, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी, डिलीवरी टाइम, लाइफ साइकिल कॉस्ट, उसकी परफॉर्मेंस, उसके स्टाफ, इक्विपमेंट, एवरीथिंग जो भी आपने टेक्निकल क्राइटेरिया के अंदर डाला था, उन सब में वो विन किया हो। सिर्फ इन सब चीजों के साथ अल्टीमेटली आपको क्या रिसीव होगा? वैल्यू फॉर मनी रिसीव होगी, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी किस्म की प्रोक्योरमेंट की। ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ लोएस्ट बिडर को ही अवार्ड किया जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। पेपरा ने इसको लोएस्ट के साथ अवार्ड की शर्त नहीं रखी, बल्कि मोस्ट एडवांटेजियस बिड के साथ अवार्ड की शर्त रखी है। शुरू में ये लोएस्ट की ही बात थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के जरिए इसमें ये चेंज की गई कि लोएस्ट को कन्वर्ट किया गया मोस्ट एडवांटेजियस बिड के अंदर। अब मोस्ट एडवांटेजियस जो सबसे ज्यादा फायदेमंद बिड है उसको आप अवार्ड करेंगे, और वो इन पैरामीटर्स के ऊपर ऑलरेडी आप चेक कर चुके हैं। टेक्निकल क्वालिटी भी आप उसकी एवेल्यूएशन में देख चुके हैं, उसकी फाइनेंशियल ऑफर भी आप देख चुके हैं। अगर सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप है तो उसमें जहरी बात है आपने टेक्निकल एवेल्यूएशन पहले करनी है, और वहां पे जो क्वालिफाई कर गए उन्हीं की आपने फाइनेंशियल खोलनी है, और फिर वहां पे जो स्कोर मिला प्लस जो फाइनेंशियल में उसका स्कोर मिला, उसमें उन दोनों का एग्रीगेट स्कोर जो जो भी विन करेगा वो मोस्ट एडवांटेजियस बिड होगा। एवेल्यूएशन लिंकेज इसकी पीछे से रूल 35 और 36 के साथ ऑफ कोर्स ये अवार्ड लिंक है, क्योंकि सबमिशन और ओपनिंग 36 में हमने डिस्कस की थी डिटेल में। प्रोसीजर आपने कौन सा अडॉप्ट करना है, चार किस्म के प्रोसीजर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं अंडर रूल 36। और फिर 37 में हमने इसकी लिमिटेशंस वगैरह और एवेल्यूएशन रिपोर्ट 35 में हमने पढ़ी, और 38 में फाइनल एक्सेप्टेंस। 35 से लेकर 38 तक तमाम जो रूल्स हैं ये आपस में लिंक हैं। प्रोसेस अंडर रूल 38 के अंडर कौन सा प्रोसेस आपने फॉलो करना है बिफोर वाइल अवार्डिंग एनी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंडीशंस बिफोर एक्सेप्टेंस, जो आप अमूमी तौर पे एक चेक लिस्ट बनाएंगे, और वो चेक लिस्ट आपकी फाइल के ऊपर लगी होगी बिफोर साइनिंग द वर्क ऑर्डर और गेटिंग द वर्क ऑर्डर साइन फ्रॉम द कंप्लीटेड अथॉरिटी। आप उसमें एक आप अंडरटेकिंग देंगे या चेक करेंगे नो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज। इस बिट के अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई ऐसी ऑफर नहीं है जो पाकिस्तान के लॉ के साथ कॉन्ट्ररी हो या पेपरा रूल्स के साथ इन कंप्लाइंस ना हो, या गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग हो, या चौथा आपने ये भी देखना है कि जो आप बिड अवार्ड के लिए रिकमेंड कर रहे हैं दैट इज स्टिल अंडर द बिड वैलिडिटी पीरियड, और इवन द एक्सटेंडेड बिड वैलिडिटी पीरियड। बिड वैलिडिटी पीरियड को आपको याद होगा हमने डिटेल में पढ़ा था रूल 25 में कि अमूमन जितना भी आपने स्टार्ट में बिड वैलिडिटी पीरियड देना है, लाइक 90 डेज नॉर्मली या 120 डेज तक भी चलता है। आपने जब उसके अंदर एवेल्यूएशन मुकम्मल नहीं कर पाए ड्यू टू एनी सॉलिड रीजन, आपने उसको एक्सटेंड करना है, और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आपने इन राइटिंग लिखना है कि ड्यू टू दिस ग्राउंड्स वी वांट टू एक्सटेंड दी बिड वैलिडिटी पीरियड, सो आर यू विलिंग टू एक्सटेंड योर बिड वैलिडिटी बिड ऑफर विद अप टू सो एंड सो पीरियड। जो आपका इनिशियल होगा फॉर एग्जांपल 120 डेज है, तो एक्सटेंडेड पीरियड टू आल्सो बी 120 डोज, और इनिशियल जितना भी होगा 90 है तो एक्सटेंडेड भी आपका 90 होगा। आप उनसे अंडरटेकिंग लेंगे, और उसके साथ ही उनकी जो बिड की सिक्योरिटी है वो भी उनसे एक्सटेंड करवाएंगे। अब आप जब एक्सेप्टेंस के ऊपर जा रहे हैं या ऑफर के ऊपर जा रहे हैं, अब आप देखेंगे कि आपने एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर ही है
या कहीं आप एक्सटेंडेड को भी क्रॉस तो नहीं कर गए। और अगर आप इनिशियल पीरियड के अंदर है तो सो दैट इज वेरी वेरी गुड। अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपको एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर ही अवॉर्ड करना है। बिड वैलिडिटी पीरियड के खास रोल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइसेस कॉन्ट्रैक्टर्स ने ऑफर की होती हैं या उसके साथ जो भी बिड सिक्योरिटीज दी होती हैं वो एक खास पीरियड तक वैलिड होती हैं। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ होता है कि बिड्स आर वैलिड अप टिल फला फला डेट जो आपने दी हुई है। सो अगर वो उस तक नहीं है तो लीगली कॉन्ट्रैक्टर बाउंड नहीं है आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करने का, और ना ही आप उसकी सिक्योरिटीज वगैरह को फोरफीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक्सटेंशन नहीं करवाई बिड वैलिडिटी की तो it's your fault, not the contractor's fault. So contract must be awarded within this period, bid validity period. Extension allowed है, but with the consent of the contractors. आप उनको लिखेंगे और वो आपको इन राइटिंग वापस लिखेंगे कि जी वी एग्री टू एक्सटेंड आवर ऑफर अप टू द एक्सटेंडेड बिड वैलिडिटी पीरियड, और साथ ही वो आपको रिवाइज्ड अपनी बिड सिक्योरिटी भी सबमिट करेंगे। एक्सपायर्ड बिड्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ऑफ कोर्स जो बिड वैलिडिटी पीरियड के बाद की जो बिड्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती, और ऐसी बिड्स को आपने अवॉर्ड नहीं करना। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इसकी देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वाटर प्रोजेक्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का या किसी लोकल कौंसिल डिपार्टमेंट का। सो बिड ए जो थी वो लोएस्ट थी प्राइस वाइज, बट वीक इन टेक्निकल स्कोर। लेकिन वो टेक्निकल स्कोर में उसकी वीकनेसेस थी, और वो मे बी टॉप के ऊपर नहीं है और कम है। सो जब आप अवार्ड करेंगे तो आप एक एग्रीगेट स्कोर बनाएंगे। फाइनेंशियल प्राइस की वेटेज भी आप लेंगे और टेक्निकल प्राइस की वेटेज भी आप लेंगे। सो उसका कंबाइंड स्कोर बिड ए का स्कोर होगा। बिड बी में स्लाइटली प्राइस में भी हायर, कुछ प्राइस में हायर है इसलिए उसको प्राइस वाली साइड पे कम नंबर मिले हैं। लेट्स से अगर आपका 30-70 का फॉर्मूला है, 30 इज योर फाइनेंशियल एंड 70 इज योर टेक्निकल स्कोर। सो जो लोएस्ट होगा तो उसको स्ट्रेट अवे 30 मार्क्स मिल जाएंगे वहां फाइनेंशियल में। और टेक्निकल में जब वो आएगा तो और टेक्निकल में अगर वो वीक हुआ तो फॉर एग्जांपल उसने 55 मार्क्स लिए हैं लेट्स से, या 50 मार्क्स लिए हैं, सो वहां पे 30 और यहाँ पे 50, तो 80 मार्क्स बिड ए के हो गए। अब जो बिडर बी होगा वो स्लाइटली हायर है उसकी प्राइस, तो उसकी जो वेटेड एवरेज कैलकुलेट होगी वो जो उसकी अपनी प्राइस है डिवाइड बाय लोएस्ट की जो प्राइस थी इंटू 100 के साथ करके उसकी सॉरी इंटू 30 के साथ करके उसकी 30 में से मार्क्स आ जाएंगे। तो वो मे भी उसने सिक्योर किए हैं 27 मार्क्स या 28 मार्क्स। सो या 25 मार्क्स, लेट से 25 मार्क्स उसने लिए हैं। बट जब टेक्निकल ग्राउंड पे वो गया है तो उसको टेक्निकली वो बहुत स्ट्रांग पार्टी थी, तो उस उनको मे बी 65 मार्क्स मिल गए। सो जो ही आप उसको 65 को ऐड करेंगे 25 के साथ तो ये स्लाइटली प्राइस वाइज तो हायर है, लेकिन मे बी ये मोस्ट एडवांटेजियस बिड डिक्लेयर हो जाए और ये विन कर जाएगा। सो इस तरह की आपने एक कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन के बाद आपने अवॉर्ड करना है। एक केस स्टडी हम देख लेते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल हाईवे का, एनएचए का, या सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट का रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सो सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट का ही होगा। प्रोक्योरमेंट मेथड ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इसमें यूज हुआ था, और रूल्स जो एप्लीकेबल थे इसमें ऑफ कोर्स जो सेकंड 36 बी होगा उसके अंडर होगा, ये 35 रूल भी यूज होगा एवल्यूएशन वगैरह का, और फिर 38 उसका अवार्ड का। सो अंडर रूल 36 आपने स्टेज 1 पे आपने क्या करना है, बिड सबमिशन और बिड ओपनिंग का रूल है। बिड सबमिटेड बिफोर डेडलाइन, सो ओके चेक हो गया, टिक हो गया उसका। सिलेक्टेड बिड्स रिसीव सॉरी सील्ड बिड्स रिसीव, पब्लिक ओपनिंग कंडक्टेड, और प्राइसेस रेड अलाउड। स्टेज 1 पे आपने ये काम करने हैं। डेडलाइन के अंदर उसकी सबमिशन हो, उसके एनवेलप्स वगैरह सील थे, उसके ऊपर जो भी आपने लिखवाना था टेक्निकल फाइनेंशियल वगैरह डिटेल उसी तरह लिखी थी। उसके बाद आपने ओपनिंग की और रीड अलाउड किया उसको, मे बी सिंगल स्टेज 1 एनवेलप प्रोसीजर के थ्रू ये है। फिर स्टेज 2 के ऊपर आपने रूल 35 में टेक्निकल एवेल्युएशन कंडक्ट की है, फाइनेंशियल प्रपोजल्स एनालाइज की हैं, एवेल्युएशन रिपोर्ट बनाई है, और फिर रिपोर्ट शेयर्ड विद दी बिडर्स।
फिर आपने अंडर रूल 35 जो है एवोल्यूशन रिपोर्ट पब्लिश भी करनी है। सो स्टेप 2 में आपने अपना इंटरनल होमवर्क किया है और उसके बाद पब्लिश कर दी रिपोर्ट। और अब 38 में मोस्ट एडवांटेजियस बिड आइडेंटिफाई हो चुकी है। सो ये जो उसमें हमने पहले डिस्कस किया, टेक्निकल में फाइनेंशियल में जो हाईएस्ट मिला के हाईएस्ट होगा वो मोस्ट एडवांटेजियस बिड होगा। सो लीगल कंप्लायंस भी वेरीफाई आपने किए हैं और बिड्स जो है विद इन बिड वैलिडिटी पीरियड है, सो इमीडिएटली आप रिकमेंड कर देंगे कि इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाए। सो इस केस की आउटकम ये होगी कि बिडर ए जो है वो लोएस्ट था फाइनेंशियली, बट बिडर बी जो था वो बेटर इनको टेक्निकली था और एक्सपीरियंस भी उसका ज्यादा था। सो कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवार्डेड टू बिडर बी। इससे लेसन लर्न हमें ये मिले कि हमने चूंकि रीड अलाउड किया, उसको पब्लिक किया, और उसकी एडवर्टीजमेंट की पब्लिकली, कॉम्पिटिटिव बिडिंग थी। सो इट हमने इस सारे प्रोसीजर से क्या अचीव किया, हमने ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस हमने अचीव की। फेयरनेस हमने एवेल्युएशन की स्टेज के ऊपर भी इंश्योर की और वैल्यू फॉर मनी भी हमें अचीव हो गई। कंप्लायंस इंश्योर्स ऑडिट सेफ्टी और अल्टीमेटली हम ऑडिट वगैरह के ऑब्जेक्शंस वगैरह से भी बच गए। इन चीजों को फॉलो ना करके कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज को ख्याल करना चाहिए। सिलेक्टिंग लोएस्ट बिड ब्लाइंडली। सो नेवर select the lowest bid blindly, but always go for the checking their technical bids as well. So ignoring evaluation criteria, आप अक्सर evaluation criteria को इग्नोर कर देते हैं जो आपने इनिशियली बनाया था, तो उसको इग्नोर ना करें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अवार्ड आफ्टर बिड वैलिडिटी पीरियड, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, बिड वैलिडिटी पीरियड को चेक नहीं करते और जब आप अवार्ड कर रहे होते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्टर की खास नजर होती है अपनी बिड वैलिडिटी पीरियड के ऊपर, और वो फिर आपका या रेट्स की वजह से या एमआरएस चेंज की वजह से, ड्यू टू एनी रीजन, दे हैव द लाइक ऑप्शन टू विदड्रॉ एट दैट स्टेज बिकॉज आप बिड वैलिडिटी पीरियड के अंदर नहीं हैं। सो ऑलवेज ट्राई करें कि अवार्ड से पहले बिड वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड करवा लें अगर आप ऑलरेडी आगे जा चुके हैं तो। सो इग्नोरिंग लीगल कंप्लायंस, इससे ये भी एक काफी इशू बनता है अगर आप रूल्स को और इसको कंप्लायंस ना करवाएं लीगली। बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के एंड के ऊपर। ऑलवेज फॉलो एवोल्यूशन क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली, जो आपने इनिशियली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में एवोल्यूशन क्राइटेरिया रखा था उसको फॉलो करें। जस्टिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। इस सारे प्रोसीजर से इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, चेक लीगल कंप्लायंस बिफोर अवार्ड। अवार्ड से पहले हर चीज को चेक करें कि ये रूल्स वगैरह के या किसी भी लॉ के खिलाफ नहीं है। लाइक एफपीआर वगैरह की डॉक्यूमेंटेशन इसकी पूरी है, पाकिस्तान मेरिन कौंसिल की इसकी पूरी है। कॉन्ट्रैक्टर के केस में यही चीजें, कोई किसी किस्म का उनके पास लिटिगेशन तो नहीं है। ये सारी चीजें दोबारा से एक नजर आपने, अगर आप हायर ऑफिसर हैं और यू आर गोइंग टू अप्रूव द वर्क ऑर्डर, सो यू मस्ट चेक ऑल दीज थिंग्स। जो फाइल आपको नीचे से आई है तो ये एक चेक लिस्ट है जिसको आपने स्ट्रिक्टली खुद भी चेक करना है और अपने स्टाफ से भी इसको चेक करवाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिड वैलिडिटी पीरियड की टाइमलाइंस को जरूर देखें। अगर बिड ऑलरेडी लैप्स हो गई है सो डोंट गो फॉर अप्रूवल, इसको वापस करें और पहले उसकी बिड वैलिडिटी एक्सटेंड करवा के उससे एक्सटेंडेड पीरियड की बिड सिक्योरिटी भी ले लें। सो फोकस ऑन क्वालिटी बीइंग कॉन्ट्रैक्टर और प्राइस। सो जब आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपने अपनी टेक्निकल प्रोफाइल को स्ट्रांग रखना है और अप टू डेट रखना है। So, आपकी पाकिस्तान एयरिंग कौंसल जो भी आपकी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफबीआर के हो गए, एससीसीपी के हो गए, या जितने भी बाकी आपकी बैंक गारंटीज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, फाइनेंशियल हो गए, आपकी की पर्सनल्स की सीवीज हो गई, उनकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वैलिडिटी हो गई, वो सारी चीजें आपने अपने टेक्निकल प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग रखनी है। चाहे जो भी आपका प्रोसीजर हो, बेशक सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर ही क्यों ना हो, सो आपकी टेक्निकल प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए। सो अंडरस्टैंड एवोल्यूशन क्राइटेरिया, उसको थारोली रीड करें, हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया है। उन वीडियोस को देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। इंश्योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन बिड वैलिडिटी, बिड वैलिडिटी को मेंटेन करें और अवॉइड अनरियलिस्टिक लो बिड्स।
सो काफी ज्यादा लोग बिलो पे जाते हैं, बिलो की बिड्स डालते हैं, वो अनरियलिस्टिक होती हैं और अल्टीमेटली फिर आपको क्वालिटी इश्यूज आते हैं और डिलेज आते हैं प्रोजेक्ट्स के। सो अनरियलिस्टिक लो साइड के ऊपर जाने से अवॉइड करें। ऑडिट रिस्क एंड कंट्रोल डिस्कस कर लेते हैं। ऑडिट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स में ऑडिटर जो है अप्रूव्ड एवल्यूशन क्राइटेरिया को देखेगा कि आपका जो इनिशियल क्राइटेरिया था वो क्या था, और फिर एवल्यूशन रिपोर्ट जो आपने पब्लिश की है अप्रूव्ड रूल 35 के अंदर उसको भी वो देखेगा। जस्टिफिकेशंस, किन बेसिस के ऊपर आपने मेथड्स प्रोसीजर सेलेक्ट किया था और उसकी क्या जस्टिफिकेशंस थी। आपने फॉर एग्जांपल सिंगल स्टेज 2 इनवेलप प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, सो आपके पीछे उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, तो आप क्यों सिंगल स्टेज 1 एनवेलप के ऊपर नहीं गए। सो इस चीज को भी ऑडिट देखेगा और इसकी जस्टिफिकेशन आपने फाइल में लिखनी है। रिकॉर्ड ऑफ बिड वैलिडिटी, इस चीज को ऑडिट देखेगा कि आपकी बिड वैलिडिटी पीरियड और अवार्ड डेट ये एक दूसरे के साथ कंप्लायंस में है। सो अवार्ड डेट शुड ऑलवेज बी अंडर द बिड वैलिडिटी पीरियड, उससे बाहर ना हो। कंप्लायंस विद बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, आपके जो इनिशियल बिडिंग डॉक्यूमेंट्स थे उनको वो देखेंगे ऑडिटर्स, और फिर बिड के भी डिटेल्स पे भी वो देख सकते हैं। नो डेविएशन फ्रॉम क्राइटेरिया और अप्रूवल फ्रॉम द कंपनी अथॉरिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल तमाम एवरेशन रिपोर्ट की भी अप्रूवल लीजिए और फाइनल आउटकम की भी अप्रूवल लीजिए। रिस्क्स एंड चैलेंजेस, इसमें मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मोस्ट एडवांटेजेस, यस ये भी अक्सर ऑडिटर्स या लोगों की मिस अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने जी लोएस्ट बिडर को क्यों अवार्ड नहीं किया और आपने सेकंड लोएस्ट को क्यों किया। सो उसके बिहाइंड भी आपको एक वर्किंग करके अपनी फाइल में रख देनी है कि जी ये रीजंस थे कि मैंने टेक्निकल में उसकी वेटेज ज्यादा बनी और उसकी वजह से इसको अवार्ड हुआ। बायस और फेवरेटिज्म इन एवेल्युएशन, कोई ऐसी किस्म की बायसनेस ना हो। अवार्ड आफ्टर बिड वैलिडिटी एक्सपायरी, वीक डॉक्यूमेंटेशन और लीगल चैलेंजेस बाय द बिडर। तो ये कुछ रिस्क हैं जो जो मिटिगेट भी करने चाहिए और जिनका ख्याल भी रखना चाहिए। सो रिस्क मिटिगेशन को कैसे इंश्योर करेंगे। यूज प्री डिफाइंड एवल्यूशन क्राइटेरिया, ये एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा से रिस्क से बचाती है या किसी किस्म की ऑडिट ऑब्जेक्शन से आपको बचा सकती है। क्योंकि अगर एवल्यूशन क्राइटेरिया आपका पहले से अनक्लियर है या अनरियलिस्टिक है या वीक है, सो आखिर तक आपके लिए इश्यूज बनते रहेंगे। सो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है, और प्री डिफाइंड किस्म की इसकी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। इंश्योर एवोल्यूशन कमेटी इंटेग्रिटी, आपकी जो कमेटी है वो इंटीग्रेट लाइक उसकी इंटीग्रिटी अच्छी हो, उसकी शोहरत अच्छी हो और बार बार उसमें चेंजेस भी ना हो। मेंटेन कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम डे वन से ये बात बार बार कह रहे हैं कि अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग, अपनी अप्रूवल्स, हर चीज को उसमें स्लो ना होइए और बल्कि उसको अप टू डेट और टाइम के ऊपर करवा के अपनी फाइल में रखें, क्योंकि बाद में एंड के ऊपर ये सारी चीजें चेक होगी। जब आप अवार्ड के लिए फाइल भेजेंगे तो ये सारी चीजें आपसे मांगी जाएंगी और उस वक्त हो सकता है कि कोई ऑफिसर चेंज हो गया हो या वो चीजें फिर टाइम के ऊपर मैनेज करना बहुत मसला बनता है। स्ट्रिक्टली फॉलो टाइमलाइंस, जो आपने टाइमलाइंस मेंशन की हैं बिड वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर उनको फॉलो करें, सो उससे भी रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। और इंटरनल रिव्यूज बिफोर अवार्ड, ये जिस तरह मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल चीफ इंजीनियर साहब की ऑफिस में इसकी अप्रूवल होनी है, सो चीफ इंजीनियर का जो स्टाफ है उसको चाहिए कि वो इंटरनल रिव्यू करे फाइल का जो नीचे से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की साइड से आई है। सो बोथ एंड के ऊपर ये चीजें वेरीफाई हो जाएं तो उससे अवार्ड से पहले पहले किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। रेड फ्लैग्स जहां पे रेज होते हैं, सडन चेंजेस इन एवोल्यूशन क्राइटेरिया, किस किस्म की दरमियान में चेंजेस हुई हैं, सो ये इट्स अ रेड फ्लैग, नेवर डू दैट। अनजस्टिफाइड सिलेक्शन ऑफ हायर बिडर, ये भी एक रेड फ्लैग है। खामखा आप हायर साइड के ऊपर गए हैं तो वो भी आपके लिए बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। मिसिंग द एवोल्यूशन रिकॉर्ड, ये हमने शुरू से डिस्कस किया है। एवोल्यूशन की तमाम प्रोसीडिंग्स को मिनट करें, उसको लिखें, उसको साइन करवाएं कमेटी से और उसके बाद उसको फाइल का पार्ट बनाएं। अवार्ड आफ्टर एक्सपायरी विदाउट एक्सटेंशन, ये भी एक कॉमन मिस्टेक भी है और रेड फ्लैग भी है कि आप अवार्ड के लिए रिकमेंड कर रहे हैं बट विद बिड वैलिडिटी पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है।
कंप्लेंट्स फ्रॉम द बिडर, ये भी एक रेड फ्लैग है। सो एडवांस्ड लिंकेजेस इसकी 36 और 38 का क्या है, क्विकली इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोक्योरमेंट फ्लो इसका फॉर एग्जांपल सबमिशन एंड ओपनिंग अंडर रूल 35 हमने पढ़ी थी। फिर हमने एवोल्यूशन रिपोर्ट बनानी है, और वहां पे प्रोसीजर और रिपोर्ट बनानी है, और फिर एक्सेप्टेंस एंड अवार्ड हमने डिस्कस करना है रूल 38 में। सो स्टेज वन जो है रूल 36 में सबमिट हो गई बिड, एवेल्युएट हो गई और अवार्ड हो गई। फोकस करें ट्रांसपेरेंसी पे, फेयर असेसमेंट पे, और फाइनल फिर सिलेक्शन अंडर रूल 36 पे इंश्योर हो जाएगी अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी और असेसमेंट ठीक है तो। इसकी आउटपुट क्या है, ओपन बिड, बिड्स आपने इनिशियली ओपन कर ली, फिर एवेल्युएशन की उनकी, और एक रिपोर्ट जनरेट करके आपने शुरू में ही रिपोर्ट पब्लिश कर दी। रिमेंबर, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था रूल 35 की वीडियो में कि आपने एवेल्युएशन रिपोर्ट को 15 डेज पहले अवार्ड से पब्लिश करना है। सो उसका मकसद यही था कि आपने कंप्लाइंस किया है उसका अगर, और 15 दिन का उनको टाइम मिला है, तो आपका आधे से ज्यादा जो सरदर्दी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस पीरियड में अगर कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, तो अब आपके पास भी वो 15 डेज चेक के लिए, फाइनल रिव्यू के लिए पीरियड आ गया, और कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भी अगर कोई कंप्लेंट में या ग्रीवियंस में जाना चाहेगा, तो वो भी आपके सामने उन 15 डेज में आ जाएगा। सो एवोल्यूशन रिपोर्ट को टाइम पे पब्लिश करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। की प्रिंसिपल्स, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू फॉर मनी। ऑफ कोर्स हम अल्टीमेटली वैल्यू फॉर मनी ही चाह रहे हैं। रिस्क इफ इग्नोर्ड, मैनिपुलेशन हो सकती है ओपनिंग में और सबमिशंस में, बाइसनेस हो सकती है रिपोर्ट के अंदर, और रॉन्ग अवार्ड की तरफ फिर फाइनली आप जा सकते हैं अगर आपने इन रिस्क को इग्नोर कर दिया। अगर रूल 36 फेल हुआ तो आपकी ट्रांसपेरेंसी लैग करेगी या इंश्योर नहीं होगी। 35 के फेलियर से आपकी बायसनेस आएगी। 38 के फेलियर से आपकी रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन होगी। सो इफ एनी ऑफ द दीज रूल्स आर नॉट प्रॉपरली फॉलोड, द प्रोसेस कैन फेल। ऑडिटर पर्सपेक्टिव से बिड्स, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडिटर ट्रांसपेरेंसी को देखेगा, क्राइटेरिया आपने जो फॉलो किया उसको देखेगा, बिड्स एडवांटेजियस है या मोस्ट एडवांटेजियस है या लोएस्ट है इस चीज को देखेगा, और बिड वैलिडिटी पीरियड को भी वो देखेगा। सो क्विकली इसका फाइनल अवार्ड प्रोसेस, एवेल्युएशन जब जो ही कंप्लीट हो गई तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मोस्ट एडवांटेजियस बिड किसकी है, उसके लीगल कंप्लायंस को आपने चेक करना है, और बिड वैलिडिटी पीरियड को आपने चेक करना है, और अल्टीमेटली अगर तमाम चीजें मीट कर गई हैं तो फिर आपने रिकमेंड कर देना है अवार्ड के लिए। सो क्विकली इस की एक रिकैप या रैप अप कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड टू मोस्ट एडवांटेजियस बिड, हमने ये पढ़ लिया रूल 38 में कि आपने मोस्ट एडवांटेजियस बिड को ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है। जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियली लोएस्ट था या नहीं था। मस्ट कंप्लाई विद ऑल लॉज एंड पॉलिसीज, और अवार्ड विद इन वैलिडिटी पीरियड और बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट एवेल्युएशन क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं। सो की टेकअवेज में हमने ये पढ़ा कि मोस्ट एडवांटेजियस को सिलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ लोएस्ट। लीगल कंप्लायंस मैंडेटरी हैं, जो भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स आपने एवेल्युएशन क्राइटेरिया में दी थी, उसकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उसकी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, उसकी एससीसीपी, उसकी टैक्स की सर्टिफिकेट, वो तमाम आपने चेक करनी है। अवार्ड विद इन बिड वैलिडिटी पीरियड इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करनी है। सो ओवरऑल हमने आज जो पढ़ लिया इसको हम कंक्लूड करते हैं। देयर आर थ्री मेन पिलर्स बिफोर द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या एवोल्यूशन जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसके तीन मेन पिलर्स हैं, और तीनों ही इंश्योर करने हैं, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और वैल्यू फॉर मनी। सो हम तमाम जितनी भी हमने प्रोसीजर्स या स्टेप्स हमने अभी तक पढ़े हैं, वो इन तमाम तीनों पिलर्स को अचीव करने के लिए हमने देखे हैं। सो अगर आपकी प्रोसेस ठीक होगा, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमने अभी डिटेल में पढ़ लिया या पहली वीडियोस में देखी हैं, सो follow the process, document your decisions, and you will always pass audit with confidence. So ultimately अगर आपकी एक तो प्रोसेस ठीक है, फिर उसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको डॉक्यूमेंट किया गया है, उसको लिखा गया है, और उसकी मिनट्स और उसकी डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग प्रॉपर हुई है,
सो फिर उसके बाद ऑडिट या किसी किस्म की इंक्वायरीज या कंप्लेंट्स वगैरह से आप बच जाएंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट लोएस्ट वाला जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकंसेप्शन है उसको खत्म कीजिए, और ऑलवेज गो फॉर मोस्ट एडवांटेजियस सॉल्यूशन टू इंश्योर क्वालिटी कंप्लायंस एंड वैल्यू फॉर मनी। सो ये था हमारा डिटेल्ड लेक्चर अबाउट रूल नंबर 38 एक्सेप्टेंस ऑफ बिड का। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आपको बिड डिस्काउंट की परमिशन है या नहीं है अंडर रूल 38A। और 38B में हम देखेंगे कि सिंगल रेस्पॉन्सिव बिड इन गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज, अगर आपको सिर्फ एक ही बिड रिसीव हुई है तो उसका क्या प्रोसीजर पेपरा ने बताया है कि उसको आपने अवॉर्ड करना है या नहीं करना। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। सो ये हमारे लिंक्स हैं जिनके ऊपर आप हमें टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ऑलवेज शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स कि उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।